नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। आज हमारे साथ खर्चा पानी में है डीयू के असिस्टेंट प्रोफेसर नरेंद्र जी। नमस्कार नरेंद्र जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। अब मैं भी बहुत अच्छा नरेंद्र जी। एक हफ्ते बाद लगभग हम लोग नरेंद्र जी को अपने शो में ले ले पा रहे हैं। नरेंद्र जी, आज हम 3 विषयों पर बात करेंगे और जैसा कि हमारी ऑफलाइन भी बात हुई थी कि ये तीनों ही विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 3 विषय क्या हैं? जीडीपी, शहरी बेरोजगारी और रूरल वेजेस। तो कल शाम को जीडीपी का डेटा आया है वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही का, यानी जुलाई सितंबर का, और जीडीपी ग्रोथ उसी विंडो में आई है जिसमें नरेंद्र जी प्रोजेक्ट की गई थी। हम भी बार बार यही अपने शो में एक्सपेक्ट कर रहे थे, 8.4%। और ये ग्रोथ ईयर ऑन ईयर है, मतलब पिछले साल के इसी क्वार्टर की तुलना में। जिन दर्शकों को अब ये जानना हो कि ये तुलना कैसे की जाती है, उनके लिए बताना चाह रहे थे। और पिछले साल स्थिति क्या थी ये हम सबको पता है, यानी बेस ईयर का भी इस फिगर में बहुत बड़ा हाथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में नरेंद्र जी जीडीपी -7.4 थी। अब आपसे सवाल ये कि इस फिगर से हमें कितना संतुष्ट होना चाहिए और अलग अलग सेक्टर्स क्या कहानी कह रहे हैं? एक लेवल पे सही है कि यदि हम लास्ट क्वार्टर से बात करें जो 2020 में क्वार्टर था, उसके मुकाबले इस क्वार्टर में 8.4% आप ठीक बोल रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट रही है। और उसमें भी दो ब्रेकअप होते हैं। एक लेवल पे दर्पण कह सकते हैं कि जीडीपी होता है और दूसरी तरफ जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड के हिसाब से 8.5% हमारी ग्रोथ रेट रही है। जीडीपी जो है बेसिकली वो एक एक्सपेंडिचर मेथड है जिसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो होते हैं, और नेट एक्सपोर्ट होता है। तो एक तरह से यदि हम दर्शकों को बताना चाहें तो 4 कंपोनेंट होते हैं दर्पण। एक पहला जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, लोग खर्च करते हैं, जो कंज्यूमर्स खर्च करते हैं। दूसरा जो सरकार खर्च करती है। तीसरा जो कि इन्वेस्टर खर्च करते हैं। और जमा उसमें किया जाता है कि जो एक्सपोर्ट है माइनस इंपोर्ट। तो ये 4 चीजों से कंपोनेंट से बनता है। तो उसमें हम ये देख रहे हैं दर्पण की एक लेवल पे, और ये खबर आ भी रही है और लोग भी इकोनॉमिक्स लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये यदि हम 2019 के मुकाबले देखें जब कोविड-19 शुरू हुआ था, तो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एब्सोल्यूट लेवल पे वो कम हुआ है। तो एक ये चिंताजनक बात है। और दूसरा उससे महत्वपूर्ण जो 55% जो हिस्सा है जीडीपी का इंडिया का, वो है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो रोज बरोज की चीजों के लिए आदमी स्पेंड करता है, वेजिटेबल्स के लिए, ऑयल के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, की जो स्पेंडिंग होती है, जो कंज्यूमर खर्च करता है, वो भी कम है इस टाइम। यदि 2019 के मुकाबले हम बात करें। अच्छी खबर ये है कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, जो इन्वेस्टर्स हैं जो खर्चा उस पर कर रहे हैं, वो ज्यादा है। तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ, एक उम्मीद है कि क्या पता रिकवरी अच्छे से हो। और जो चौथा कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब निर्यात माइनस आयात, वो अभी भी ज्यादा है, मतलब एक तरह से नेगेटिव है, मतलब डेफिसिट हमारा ज्यादा है 2019 के मुकाबले। बिल्कुल ट्रेड डेफिसिट जो है। तो 3 कंपोनेंट जो है अभी भी हमारे कम है एब्सोल्यूट लेवल पे, और जो एक कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो ज्यादा है। तो उसके तहत हम ये कह सकते हैं दर्पण की जो वी शेप रिकवरी की जो बात हो रही है, उसमें अभी हमें और चीजें करना बाकी होगा। और वो क्या होगा उसके बारे में मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कहना कि यदि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रही है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि यदि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यदि बढ़ रहा है तो और गवर्नमेंट स्पेंडिंग यदि कम हो रही है, जो कि रिसेशनरी प्रेशर ऑलरेडी यहाँ पे है, तो फिर मुझे लगता है कि वी शेप रिकवरी की तरफ हम जा पाएंगे। सर्विस सेक्टर जो है नरेंद्र जी, वो उसने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि पिछले क्वार्टर अप्रैल मई जून के क्वार्टर से तुलना की जाए तो 16.2% की ग्रोथ है। और ईयर ऑन ईयर जैसे जीडीपी कैलकुलेट की जाती है उस आधार पर किया जाए तो 10.2 ग्रोथ है। तो क्या ये इकोनॉमी जो खुल रही है, जो अर्थव्यवस्था खुल रही है, और सर्विस सेक्टर में आपकी चीजें जो आती हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या कुछ भी वो चीजें हो, तो क्या ये उसका असर है? और बाकी डेटा क्या कहते हैं? बाकी मतलब अगर हम इसको और फाइन ट्यून डेटा देखें तो वो क्या कह रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स? बिल्कुल, मतलब ये बात तो सही है कि 8.4% जो है
पिछले क्वार्टर के मुकाबले 2020 के मुकाबले 2020 के मुकाबले ये ज्यादा है, और उसमें दोहराए होने भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन बस हम ये पॉइंट कह रहे हैं दर्पण कि यदि हम कंपेयर कर रहे हैं एब्सोल्यूट लेवल पे कि जो टोटल एक तरह से जो वैल्यू एडिशन हो रहा है या एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, तो हमने देखा कि वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या जो ट्रेड है डेफिसिट है वो बढ़ रहा है। या कहने का मतलब डेफिसिट बढ़ रहा है और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो घट रहा है एब्सोल्यूट लेवल पे, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ रहा है। और हम ये कह रहे हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो रहा है। तो दूसरे लेवल पे हम ये भी बात यहाँ हमें समझनी होगी वी शेप रिकवरी के लिए कि जो 4 सेक्टर हैं, पर उसमें है माइनिंग और क्वारिंग है एक सेक्टर, एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, एक सर्विसेज है जिसमें कि आप बात कर रहे हैं ट्रेड, होटल्स हैं, और जो और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। तो ये जो 4 सेक्टर हैं जो जिसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड हम देख रहे हैं, उसमें अभी भी दर्पण 2019 2019 के मुकाबले 2021 में अभी इस क्वार्टर में वो कम है। ये बात सही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई में, उसमें या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें एब्सोल्यूट लेवल ज्यादा दिख रहा है। लेकिन ये जो 4 सेक्टर हैं, माइनिंग, क्वारिंग, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड और जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उसमें जो है एब्सोल्यूट लेवल कम है। इसलिए ये पॉइंट बार बार आ रहा है कि वी शेप रिकवरी के लिए ये डाउनफॉल था कोविड-19 पैंडेमिक में, लेकिन इसको इंक्रीज कैसे करें और उसके बारे में सरकार को जरूर सोचना होगा। पिछला जो क्वार्टर था, इस वित्त वर्ष का पहला क्वार्टर, उसमें 20.1% थी जीडीपी, और अब की बार 8.4 है। हालांकि जैसा कि हमने पहले भी कहा था, बेस इफेक्ट भी इसमें पड़ेगा, लेकिन इस 8.4% में क्या कहीं पे हमें कोविड की सेकेंड वेव यानी डेल्टा वेव जो आई थी वो भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है? और जैसे कि आपने कहा था कि भविष्य में रिकवरी में हम लोग ध्यान देंगे, दूसरा क्वेश्चन मेरा यही है कि जो अभी नया ओमिक्रॉन वायरस के बारे में बात हो रही है, क्या उससे इफेक्ट पड़ने की संभावना है? ये 2 सवाल है मेरे हाथ में। बिल्कुल, ये इसी की तरफ मैं इशारा भी कर रहा हूँ, उसको कंक्रीट आप पूछ भी रहे हैं। ये बात सही है कि जो सेकंड वेव आई थी उसके एक लेवल पे साइड इफेक्ट्स तो दिखे ही थे, और हम लोग उस टाइम देख ही रहे थे कितना जो है ग्रोथ रेट कम हो गया था इंडिया का, और उसकी रिकवरी क्वार्टर 1 में भी दिखी थी कि जिसमें हम 20% जो है ग्रोथ रेट देख रहे थे, और इस बार जो इस क्वार्टर में जो है वो 8.4% ग्रोथ रेट देख रहे हैं। लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये एक लेवल पे वी शेप रिकवरी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बना हुआ है कि जो सेक्टर जो है कम परफॉर्म कर रहे हैं एब्सोल्यूट लेवल पे। और दूसरा ये पॉइंट है कि जो ओमिक्रॉन की बात आप कर ही रहे हैं, ये चैलेंज ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार को ये चीज हमें देखनी होगी कि जब रिसेशनरी प्रेशर होते हैं और जिसमें हमें पता है कि इन्फ्लेशन जो है अभी भी ज्यादा है। मैं इनफैक्ट इसी रिपोर्ट में देख रहा था कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 10% से ज्यादा ही है। तो यदि इस तरह के यदि प्रेशर बने हुए हैं तो उसमें सरकार का रोल बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है दोनों साइड से। इसमें हम कहेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है और जो फिस्कल पॉलिसी है, उन दोनों का यूज करके हम एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर करना है। और दूसरा मुझे ये भी लगता है साथ में कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो कहीं ना कहीं जो अभी कॉन्फिडेंस एक लेवल पे लो उस सेंस में दिख रहा है कंज्यूमर का कि यदि स्पेंडिंग कम हो रही है तो उसको भी बढ़ाना होगा। वो कैसे बढ़ेगा उसके बारे में हम पहले भी बात करते रहे दर्पण खर्चा पानी में, और अभी भी कह रहे हैं कि किस तरह से जो है वो सोशल सेक्टर में कैसे इन्वेस्ट कर सकती है गवर्नमेंट, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कैसे हेल्प कर सकती है, उसको और ज्यादा जो है कंक्रीट लेवल पे मुझे लगता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग करनी होगी। बिल्कुल, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जरूरी है, चाहे वो जीडीपी के लिए हो, चाहे अन्य विकास कार्यों के लिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपेक्स के लिए हो, जिसके बारे में आपने सही कहा था कि बार बार बात कर चुके हैं। दूसरी खबर में जाने से पहले एक और डेटा बता देते हैं कि सरकार इस बारे में आशान्वित है कि वो डबल डिजिट जीडीपी इस वर्ष में देखेगी, मतलब चारों जो डेटा है जो चारों क्वार्टर्स का उसका मिला के। दूसरी खबर नरेंद्र जी शहरी बेरोजगारी को लेकर है, जिस पर हमने अपने कल के खर्चा पानी में भी बात की थी। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार शहरी बेरोजगारी यानी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट अपने 11
सप्ताह के उच्चतम स्तर पर है। हमें इस खबर को कैसे देखना चाहिए, ये कारण क्या है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? मैं उस बात पे थोड़ी देर में मतलब आता ही हूँ। इनफैक्ट एक पॉइंट में कहना चाह रहा था कि बात सही है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसका बेस तो कम है। मतलब हमें ध्यान रखना होगा कि सेकंड क्वार्टर में लास्ट ईयर में वो 7.4% नेगेटिव थी, और इस पर यदि 8.4% पॉजिटिव भी दिख रही है तो 1% का डिफरेंस है, तो उस बेस को हमें ध्यान रखना होगा। और जो अब बिल्कुल जो दूसरी खबर आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है एज ए होल। उस रिपोर्ट में जो सीएमआई की अच्छा डेटा रिपोर्ट आती है, मंथली रिपोर्ट करते हैं और वीकली ये बताते हैं कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है या घट रहा है, या डेटा उसका आता है। तो ये बात सही है कि ऑन एन एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो गया है। और उसी डेटा में ये कहा गया है कि जो अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बढ़ गया है। उसको हमें उस तरह से भी समझना होगा कि एक तरह से रूरल एरियाज में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी है, छुपी हुई बेरोजगारी भी होती है। तो उस लेवल पे वो ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन ये बात सही है कि नरेगा उस पर हेल्प कर रहा है, और अभी कोविड-19 के दौरान जो है काफी लोग जो है रूरल एरियाज में गए भी हैं। तो ये चिंताजनक बात होनी चाहिए कि अर्बन एरियाज में यदि लोग यहाँ रह रहे हैं और कुछ लोग वापस भी आए हैं क्योंकि अब वैक्सीनेशन बेटर रीच हुई है, कवरेज हुई है, तो वो बात सही है। मतलब एक लेवल पे कि रूरल एरियाज में कम है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है अर्बन एरियाज में बढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक डेटा दर्पण इसके लिंक में हमें समझना चाहिए कि इसका ब्रेकअप करना चाहिए कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है तो स्टेट लेवल पे क्या हाल चाल है इसका। हाँ, यदि मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया घट रहा है, अर्बन एरियाज में बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है स्टेट लेवल पे, क्या हो रहा है, या यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट कितना है इस डेटा में, ये या महिलाओं और पुरुषों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, ये हमें समझना होगा और उसको डिटेल मिलता दर्शक और समझ पाएंगे। तो दर्पण उसमें ये हो रहा है कि कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जिनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% से ज्यादा है। जैसे ये जो डेटा आया है, चाहे कम हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल ओवर इंडिया में, कुछ स्टेट का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, लेकिन जैसे हरियाणा में इस टाइम 29% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो देखिए कहीं 6 से 7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अभी नवंबर में जो है वो आ रहा है सीएमआई डेटा में कि वो है, लेकिन हरियाणा में जो 29% है। तो वो चीजें हमें समझनी होगी। या राजस्थान में जो है वो 18% है, बिहार में जो है 14% है, वो हिमाचल में जो है 13% है। तो ये डबल डिजिट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो स्टेट लेवल पे है, इसको हमें समझना चाहिए। चैलेंज है। दूसरा, हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो महिलाओं का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ज्यादा है, वो 10% से ज्यादा है। ये जरूर है कि जो पुरुषों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, क्योंकि वो 6-7% एवरेज है तो नेचुरली वो 4-5% है, लेकिन महिलाओं का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 10% से ज्यादा है। उसमें भी मुझे हमें और समझना होगा कि जो यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, खासकर मैं डेटा देख रहा था, ये सीएमआई का डेटा, 20 से 24 साल के जो यूथ हैं, यंग ब्लड हैं, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, वो 30% से ज्यादा है। ये हमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं चिंताजनक जो है वो डेटा है, और उसको हमें देखने की जरूरत है कि यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे कंटेन कर पाए आने वाले दिनों में, जहाँ पे कि एक लेवल पे कोविड-19 का चैलेंज तो बना हुआ है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बाजार के साथ बन जाती है, क्योंकि सरकार तो लोगों के लिए है ना। बाजार तो हो सकता है लाभ के लिए हो, लेकिन सरकार तो लोगों के लिए है। तो यदि लोग हमारे जो यूथ डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसके बारे में मुझे लगता है खर्चा पानी में आप बात भी कर रहे थे, आपने सही बात की थी कि एक लेवल पे सीईओ जब जो ट्विटर का सीईओ जो है यदि इंडियन बन सकता है, और वो यूथ या 37 ईयर का यूथ है, वो अमेरिका में जाके बन सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं? तो यहाँ क्यों नहीं, उसका जवाब मुझे लगता है आज हम बात कर सकते हैं कि जब वो यहाँ का यूथ 30% और 40% अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेस कर रहा है, तो नेचुरली जो उसका स्किल है ना, वो स्किल कहीं ना कहीं गूगल में तो यूज हो जाएगा अमेरिका में जाके, वो ट्विटर में तो हो जाएगा, वो माइक्रोसॉफ्ट में हो जाएगा, लेकिन इंडिया में यदि करना है तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट, खासकर यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत जरूरी है। और ये डेटा कहीं ना कहीं डराने वाला है कि 30% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 20 से 24 साल के बच्चे जो हैं, या मैं बच्चे जानबूझ के कह रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, लेकिन जो हमारे से पढ़ रहे हैं लेकिन वो ग्रेजुएट होके इतना अनएम्प्लॉयमेंट यदि फेस कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा चुनौती जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में भी है और भारतीय यूथ के लिए भी है।
नहीं, बिल्कुल मेरी उम्र के हिसाब से भी वो बच्चे ही हैं और मैं उनको ऐसे ही ट्रीट करता हूँ और चाहता हूँ कि मतलब हमारे जो युवा हैं वो उनको जॉब मिले। और जैसे आपने कल जो हमने डिस्कशन किया था कि भारत में क्यों ट्विटर नहीं है लेकिन पराग अग्रवाल हैं, क्यों सुंदर पिचाई या क्यों सत्य नडेला हैं लेकिन माइक्रोसॉफ्ट या फिर आपका गूगल या अल्फाबेट नहीं है। हरियाणा की आपने बात की थी, हरियाणा एक मजेदार केस स्टडी है। मतलब पूरी तरीके से अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हिसाब से कहा जाए तो उसमें भी काफी बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जा सकती है हरियाणा की। और गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहर भी हैं जो अर्बन, मतलब अर्बन या मेट्रोपॉलिटन या अब तो कॉस्मोपॉलिटन शहर है। तो अब क्या ये जो बेरोजगारी का डेटा है, खासतौर पर अर्बन और युवाओं वाला जो डेटा है, वो बिल्कुल चिंतित करता है इस हफ्ते का। इसमें ये भी चीजें फैक्टर इन होती हैं कि अब लॉकडाउन खुला है, लोग गांव से शहर की ओर को आ रहे हैं, तो शहर में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो किस तरीके से, मतलब इसके डेटा पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है और क्या क्या मतलब शहर और ग्रामीण में ये डाइवर्सिफिकेशन क्यों होती है? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं कारण बता देता हूँ। क्योंकि देखिए, जॉब तो निश्चित तौर पर बढ़ी है, अभी हमने ईपीएफओ का डेटा भी देखा है। तो फिर अगर वो जॉब बढ़ी है और वो ग्रामीण जॉब में भी ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये अर्बन में रिफ्लेक्ट करने का रीजन क्या हो सकता है, इसके अलावा की मतलब जॉब बढ़ने के अलावा? मेन मेन कारण तो यही लगता है कि जैसे जो डेटा में रिफ्लेक्ट, मतलब एक तरह से मैक्रो लेवल डेटा में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि यदि कोविड-19 से पहले जो स्थिति थी भारतीय अर्थव्यवस्था की, हम्म। खासकर अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में तो रूरल इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, हाँ, हम्म। उसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन अर्बन एरियाज में जो इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, उसमें कहीं ना कहीं एक रिकवरी स्लो दिख रही है। हम्म। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो एब्सोल्यूट डेटा जब ये बता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो मांग पक्ष में, एम्प्लॉयमेंट में वो दिखेगा कि अभी भी जो वी शेप रिकवरी की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये यही है कि जीडीपी एब्सोल्यूट लेवल पे 2019 के मुकाबले 2021 में अभी नहीं बढ़ा है। और हम्म। वो उसमें मैंने कहा कि यदि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 55% से आधा से ज्यादा जीडीपी जो है वो कंजम्पशन कंज्यूमर से आता है, जो कंज्यूमर खर्चा करते हैं, जो उपभोक्ता खर्चा करते हैं अपनी वस्तु और सेवाओं के लिए, यदि उस वो रिकवरी नहीं हो रही है, तो नेचुरली दर्पण वो हमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज टूट चुकी है, उनकी कमर टूट चुकी है, खासकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कमर टूट चुकी है। वो स्टॉक मार्केट में हमें उस तरह से नहीं दिखेगा, बिल्कुल। उसमें जंप दिखेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो रियल इकोनॉमी है, जो वास्तविक अर्थव्यवस्था है, उसमें वो चीजें नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। इसलिए सरकार एक लेवल पे हेल्प तो कर रही है, लेकिन रियलिटी में तो ये हो रहा है कि 2019 के मुकाबले 2021 में जो सरकारी खर्च है वो कम हुआ है। और हम्म। जाहिर सी बात है, जब कम हुआ है तो उसकी एक लेवल पे या तो वो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिफ्लेक्ट होता है, तो वो दिख ही रहा है कि वो कम हुआ है। दूसरा हम कह रहे हैं कि जो सरकारी खर्च है वो भी कम है उसके मुकाबले, तो जाहिर सी बात है कि उस कारण से मुझे लगता है कि वो रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं कि वो रोजगार उतना सृजन नहीं हो रहा है, और रोजगार सृजन नहीं हो रहा है तो फिर बेरोजगारी के डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरा जो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि यदि माइक्रोसॉफ्ट वो सिलिकॉन वैली में है, यदि वो गूगल जो सिलिकॉन वैली में है, हाँ, वो ट्विटर का हेड ऑफिस जब वो सिलिकॉन वैली में है, यूएस में है, तो यहाँ से लोग जो माइग्रेट हो रहे हैं, जिसका नाम देते हैं ब्रेन ड्रेन, हाँ, ये जो ड्रेन आउट हो रहा है, खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं अर्बन एरिया से, या कुछ लोग जो पढ़े लिखे रूरल एरिया से हैं, तो उनकी फिर एस्पिरेशन आज की ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में ये होता है कि जब इतना यहाँ फेस करना ही है बेरोजगारी की, तो जाहिर सी बात है कि हमारी एस्पिरेशन ये हो कि हम ऐसे देशों में जाएं जहां पे नौकरियां हमें ज्यादा इंश्योर करें। और ये बात सही है कि निर्माण हम यहाँ कर रहे हैं, आईआईटीज में निर्माण कर रहे हैं लोगों का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में निर्माण कर रहे हैं, जेएनयू में निर्माण कर रहे हैं, मतलब हाई स्किल्ड वर्कर्स या कहें एजुकेटेड क्लास, स्किल ट्रेन, काफी पढ़े लिखे लोग हैं, इंग्लिश मीडियम, ज्यादा अच्छे इंग्लिश यहाँ जानते हैं मुकाबले चाइनीज लोगों के। इस कारण से वो अच्छा भी कर रहे हैं इस तरह की डेवलप कंट्रीज में। तो जाहिर सी बात है कि यदि यदि यहाँ पे हमें उनके स्किल को, उनकी ट्रेनिंग को, उनकी प्रोडक्टिविटी को यूज करना होगा है, चाहे वो गुड़गांव है, चाहे वो बेंगलोर है, चाहे वो दिल्ली है, या अहमदाबाद है, हैदराबाद है, तो जाहिर सी बात है कि मेन इनिशिएटिव, मेन जो उसका काम होगा वो सरकार का होगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, राज्य सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है। यदि वहां से वो पीछे हटेंगी
तो जाहिर सी बात है कि एक लेवल पे प्राइवेट इंडस्ट्री तो यहाँ काम कर सकती है, लेकिन मेन सरकार को इसमें ज्यादा हस्तक्षेप करना पड़ेगा उनकी नौकरियों को दिलाने के लिए। यदि सिंपल शब्द में कहूँ कि ग्रेजुएट यहाँ पे यदि 20-25% अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेस कर रहा है, तो हमने उन्हें ट्रेनिंग दे तो दी, तो उसके बावजूद किसकी जिम्मेदारी बनती है? लोगों के लिए जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है, सरकारों की बनती है। तो सरकार ये इंश्योर तो जरूर करे कि उनको नौकरियां जो हैं उनकी ट्रेनिंग के लिंक में मिले, उनकी लिंकेज वो हो, ना कि उनको यहाँ से या तो भागना पड़े या यहाँ पे बेरोजगारी ऐसी या झेलनी पड़े। नरेंद्र जी, हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि आज के खर्चा पानी की जो 3 टॉपिक है वो एक दूसरे से पूरी तरह कनेक्टेड है। पहले हमने जीडीपी की बात की, जीडीपी से निकल के आया कि सरकार खर्चा करे, और बेरोजगारी को लेकर निकल के आया। बेरोजगारी के बाद हमने शहरी रोजगार या शहरी बेरोजगारी के बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कशन किया। अब हम अपने तीसरे सेगमेंट की ओर को चलेंगे। शहरी के बाद रूरल यानी कि ग्रामीण रोजगार या ग्रामीण बेरोजगारी की अगर बात करें, बेसिकली स्पेसिफिकली कहें तो रूरल वेजेस को लेकर ये खबर है, जिसमें केरल ने टॉप किया है। आरबीआई ने 2020-21 यानी पिछले साल का डेटा रिलीज किया है। ये पिछले वित्त वर्ष के सिर्फ 11 महीनों का डेटा है, अप्रैल 2020 का डेटा उपलब्ध नहीं था। और इस डेटा से पता चलता है कि भारत का नेशनल एवरेज 315 है। मतलब भारत में एक ग्रामीण कामगार का औसत दैनिक भत्ता 315 रुपया 30 पैसा है, जबकि केरल में यही औसत के दुगने से केरल में यही औसत जो है दुगने से भी ज्यादा है, 677 रुपया 60 पैसा। केरल के बाद जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु का नंबर आता है। नरेंद्र जी, सही में मतलब ये एक तरह से लिंकेज बिल्कुल बन ही गया है कि जब जीडीपी ग्रोथ हाई दिख रही है, वी शेप रिकवरी के लिए अभी टाइम है, खासकर 2 साल पहले जो जीडीपी था हमारा, और उसमें हमने बिल्कुल बात की कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ रहा है, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अर्बन एरियाज में। तो हमने बात भी की, सरकारों का रोल ज्यादा हो जाता है, खासकर जब यूथ, यहाँ का युवा वर्ग जो है जब बेरोजगारी झेल रहा है या आम व्यक्ति बेरोजगारी झेल रहा है, तो उसमें यदि ये एक पॉजिटिव खबर भी है मुझे लगता है, या जिसमें आरबीआई ने डेटा दिया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में यदि 677 रुपए केरला में एक ग्रामीण वर्कर मजदूर कमा सकता है, तो वो 300 रुपए के लगभग जो है ऑन एन एवरेज इंडिया में क्यों कमा रहा है? यही एक वर्जन है, यही एक वेरिएशन है, यही एक लेसन भी है कि वही यदि हम डेटा देखें हरियाणा का, वही डेटा देखें यदि गुजरात का, वही डेटा देखें महाराष्ट्र का, तो वो 300 रुपए के करीब ही है, या कई जगह तो 300 से कम हो गया है। तो कहीं बताइए, वो 317 रुपए जो एवरेज है इंडिया की ग्रामीण मजदूर की कमाई या उसकी वेज, और वो जो है 300 रुपए से कम जो है महाराष्ट्र और गुजरात में है। तो यदि ये केरला में है तो गवर्नेंस का इशू तो दर्पण जरूर बनता है कि ऐसी गवर्नेंस चाहिए कि वो इंश्योर करे नौकरी के साथ साथ मजदूरी कम से कम। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, या मुझे लगता है हमें दर्शकों में बता भी दूं कि ऑन एन एवरेज जो नेशनल कमीशन लेबर नेशनल कमीशन है, वो बेसिकली रिकमेंड करता है कि 450 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में ऑन एन एवरेज वेज होना चाहिए। और यदि इतना मतलब उसका एवरेज यदि हम इंडियन लेवल पे देखें तो 317 रुपए है, जो डेटा 2021 का जो आप बता ही रहे हैं, आरबीआई ने वो डेटा दिया है। तो देखिए, यदि वो केरला में हो सकता है 677, कहाँ 450 रिकमेंड किया जा रहा है कमीशन द्वारा, उसका जो है हम कह रहे हैं कि 677 जो कि डबल है एवरेज से, हमारी जो एवरेज 317 है। तो उस लेवल पे मुझे लगता है कि स्टेट लेवल जो और स्टेट है वो केरला से सीख सकते हैं, और मुझे लगता है कि वहां पे सेंटर लेवल पे भी ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, या इंश्योर किया जा सकता है कि चलो आप डबल नहीं देना है तो कम से कम जो 450 जो सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन है लेबर का, वो तो आप इंश्योर करिए। यदि वो इंश्योर किया जा सकता है तो मुझे लगता है कि जो ऑलरेडी चैलेंज बना हुआ है कोविड-19 में, जो प्रश्न बने हुए हैं, गरीबी और भुखमरी, ये बहुत बड़े प्रश्न बने हुए हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। मुझे लगता है कि उसको आराम से अच्छे से एड्रेस किया जा सकता है, और उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो कहीं फॉरेन में जाने की जरूरत नहीं है इस तरह के नॉलेज को। वो नॉलेज जो है यहीं पे हमारे पास है, वो स्टेट लेवल पे है, और स्टेट लेवल से दूसरे स्टेट भी सीख सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी सीख सकती है। अब जैसे किसानों का है नरेंद्र जी, अगर एमएसपी के लिए वो
फिर भी एक असंगठित जो मजदूर हैं उनसे बेहतर स्थिति में है, वो अपने एमएसपी के लिए लड़ सकते हैं एक राय, लेकिन असंगठित जैसा नाम ही से है, वो संगठित नहीं हो सकते हैं मजदूर। तो यहाँ पे भी न्यूनतम वेजेस कुछ कुछ एमएसपी से मिलता जुलता है। एक एक सवाल जो बहुत कचोटता है, ऐसा लगता है कि अगर आप गुजरात और केरल के वेजेस की तुलना करें, तो ऐसा लगता है कि ये दो राज्य नहीं, दो देश हैं, मतलब है ना। आप कहते हैं कि मुझे कोई यहाँ का युवा कहता है ब्रेन ड्रेन के मामले में कि मुझे अमेरिका जाना है या मुझे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मुझे वहां पे वेजेस ज्यादा मिलेंगे। तो इतनी ज्यादा असमानता जो है वो क्यों है इन द सेंस, टेक्निकल टर्म्स में तो ठीक है, लेकिन इसको पाटने के लिए क्या किया जाना चाहिए? और क्या कुछ ज्यादा ही असमानता नहीं है? इस पर आपका क्या टेक है, इस असमानताओं पे? इसके दो बातें मुझे कहनी है। मुझे लगता है कि जो पूरी ये तीनों खबरें हमने कवर की हैं उसमें बहुत अच्छी ढंग से फिट होती है। दरअसल एक तो ये कि अर्थशास्त्री होने के नाते मैं जरूर कहूंगा कि जीडीपी क्या होता है, दर्शकों से हम बात भी कर सकते हैं। फिर जीडीपी वो है जो मुद्रा एक तरह से मुद्रा मूल्य है, जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो वस्तु और सेवाएं जो है निर्मित होती हैं उससे। कि हम चाय कॉफी पी रहे हैं, हम जो है खर्चा पानी चला रहे हैं, उसके थ्रू जो वेजेस जनरेट हो रही है, खर्चा या हमने पानी नौकरी। खर्चा सही पानी बात। सब्जेक्टिव तरीके से भी है और ऑब्जेक्टिव तरीके से भी है कि हम सही खर्चा में पानी सही चला में रहे हैं और अपना खर्चा पानी चला रहे हैं। सही सॉरी, में आप सही प्लीज में कंटिन्यू कीजिए। सही में या मैं पढ़ाता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उससे जो मुझे आय मिलती है हम्म वो सेवा मैं दे रहा हूँ। वैसे जो पेप्सी कोक है यहाँ बेचते हैं चीजें, और वहाँ एम्प्लॉयज हमारे काम कर रहे हैं, उनसे जो आय हो रही है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं हमारे राष्ट्रीय आय में या जीडीपी में। हम्म तो जीडीपी एक पैरामीटर विकास का हो सकता है, हाँ, हम्म वो आय एक जो है वो विकास का हो सकता है दर्पण। लेकिन दूसरा जो विकास का पैरामीटर या उसका निर्धारक जो है, तत्व जो है, वो होता है शिक्षा और स्वास्थ्य कितना है। इसको कहते हैं हम मानवीय विकास कितना हुआ है, मानवीय सूचकांक क्या है। इसका हम्म मतलब यह है कि जो व्यक्ति जो है वो कितना विकसित है, उसका शिक्षा कितनी मिलेगी, समाज कितना शिक्षित है, हम्म कितना स्वस्थ है वो, हाँ, उससे जिंदगी भी निर्धारित होती है। तो वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दर्पण। तो उस लेवल पे हम ये कहेंगे कि जीडीपी बिल्कुल जरूरी है, लेकिन साथ में उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसका जो गरीब लोगों को कितनी जो है आय मिल रही है। आज ऐसा तो से नहीं कि जो जी, आज से 20-30 साल पहले मुझे बताइएगा कितना फिट होता है, हो सकता है ये बड़ा वो लगे। आज से 20-30 साल पहले जब हम लोग निबंध लिखा करते थे तो ये पढ़ा करते थे कि बिहार एक अमीर राज्य है जहाँ पे गरीब लोग बसते हैं। तो इस तरीके से मतलब एक मानवीय जो डेवलपमेंट है प्रति व्यक्ति, उस हिसाब से आप इसको कहना चाह रहे हैं, अगर मेरा ख्याल। बिल्कुल, कि व्यक्ति कितना शिक्षित है और एक व्यक्ति जो है कितना स्वस्थ है, हम्म ये मानवीय सूचकांक में आता है। हम्म वो बहुत महत्वपूर्ण है समाज के लिए, कि आदमी का स्वस्थ होना और आदमी का शिक्षित होना। जीडीपी वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, जीडीपी तो बताता आय कितनी है। तो उस लेवल पे केरला जो है मानवीय सूचकांक में, जो नीति आयोग का डेटा भी आया है, उसमें फर्स्ट रैंक पे है। हम्म और ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो थोड़ी देर पहले आप बात भी कर रहे थे कि हरियाणा का जो जीडीपी है वो तो बढ़िया है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़िया है, उसके बावजूद ये बेरोजगारी कैसे दिख रही है। ये हम्म वही रिफ्लेक्ट करता है, वो वही जो जो आप कह रहे हैं कि दो देश हो गए हैं, बहुत सारे देश जैसे हो गए हैं, कि हम्म जहां पे ये दिख रहा है कि जीडीपी पर कैपिटा तो बढ़िया भी है, लेकिन जो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट वो बेहतर नहीं है, या हम्म एम्प्लॉयमेंट बेहतर नहीं है। तो यानी कि इसका टेक ये है दर्पण, कि यदि हम, ठीक है जीडीपी इंपॉर्टेंट है, गुड्स एंड सर्विसेज आना इंपॉर्टेंट है, या उसका उनका उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिन जिन हाथों ने वो उत्पादन किया, क्या उन हाथों की जिंदगी बेहतर हम्म हुई या नहीं हुई? उसमें उन हम्म हाथों में मुझे लगता है वो भी हैं जो बच्चे हम बात कर रहे हैं 20 से 24 साल वाले, या यूथ जो है यहाँ का, वो भी है। और वो भी है जो अनस्किल्ड लेबर के बारे में बात कर रहे हैं, जो केरला के डेटा में दिख रहा है कि हम्म जिनको 700 रुपए या 670 रुपए जो है वो इंश्योर किया जा रहे हैं काम करते हुए। तो वो हमें, मुझे लगता है कि ये टेक ले सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी सीख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि ये वेज है एक राज्य में, जी तो और राज्यों में भी की जा सकती है। और उसी तरह से मिनिमम वेज जो है, जो अर्बन एरियाज में है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा फेस किया जा रहा है, उसमें भी किया जा सकता है। तो यानी हम्म कि यदि सिंपल वर्ड में उसको हम विश्लेषित करें, तो उसमें हम ये कहेंगे कि रोजगार का सृजन भी हो, और आय जो उसका एक तरह से अधिकार बनता है, आय मिलना, जब काम किया जा रहा है, या पढ़ने के बाद जो है नौकरी एक जो है
इंश्योर की जानी चाहिए, वो उसका एक अधिकार बनता है। मुझे लगता है कि ये यदि लिंकेज बन जाए, जिसको हम ये कहें कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी का लिंकेज बने, जिसमें कि ऐसे लिंकेज बने कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, हाँ, और साथ में उसको रोजगार मिले, ये लिंकेज है, हाँ, और साथ में जो है उसका जीडीपी ग्रोथ रेट है उस इकोनॉमी में, तो एक बेहतर, मुझे लगता है, अर्थव्यवस्था भी होती है और बेहतर समाज भी होगा। बेहतर अर्थव्यवस्था और बेहतर समाज की उम्मीद के बीच एक चीज आपने जो बोली थी, अभी वीरदास काफी, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, काफी इस बारे में मतलब वायरल हुए थे, ट्रॉल भी हुए थे, कुछ समर्थन भी हुआ था कि टू इंडियाज, लेकिन वो अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने इस पे बात कही टू इंडियाज पे। इससे पहले गुलजार कई 2-3 दशक पहले कह चुके थे कि हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान बस रहते हैं। तो चाहे वो ग्रामीण वर्सेस आप शहरी देख लें, चाहे आप बेरोजगार वर्सेस रोजगार देख लें, चाहे अपर क्लास वर्सेस लोअर क्लास देख लें, इस बात से कतई, मतलब निजी रूप में मेरा तो यही मानना है कि कतई इनकार नहीं करा जा सकता कि भारत में गोवा भी है और गोंडा भी है, भारत में आपका इंदौर भी है और बाकी शहर भी हैं। जो अभी अभी डेटा आया था इसके बारे में कि कितना साफ, कौन सा स्वच्छ शहर है और कौन सा बुरा शहर है। तो ये जो दो इंडिया के बीच में जो अंतर है वो तो बना ही रहेगा, पर हम इसको कितना पाट पाते हैं, यही हमारी सफलता का द्योतक होगा। नरेंद्र जी, आपका कुछ क्लोजिंग रिमार्क इस पर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए दर्पण, कोविड-19 ने यही तो बता दिया कि यदि 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 डिस्ट्रक्शन होगा सोसाइटी का, नेचर का, तो उसमें अमीर भी आएगा और गरीब भी आएगा। और यदि ये दो तरह के भारत जो बने हुए हैं, उसमें यही लेसन है कि जो अमीर हैं एक तो गरीबों के बारे में सोचे, या और मिडिल क्लास के बारे में सोचे, और सरकारें भी, मुझे लगता है, इन चीजों को समझे। और यदि सरकारें, और मुझे लगता है उसमें बाजार भी समझे, बाजार तो उतना नहीं समझ पाएगा, लेकिन सरकार जरूर जरूर समझना होगा सरकार को, क्योंकि सरकार लोगों के द्वारा, लोगों के लिए है। और यदि, और उसमें वोट जो है वो तय करता है कि वहां का कितना विकास होगा। तो यदि सरकारें दूसरे भारत का ज्यादा पक्ष लेंगी, या कहने का मतलब है कि ज्यादा अमीरों के लिए ज्यादा काम करेगी, तो मुझे लगता है कि जो आम, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र जो इंडिया में 95% है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी है, तो लोग लड़ेंगे और लोग सरकार को कहेंगे, और सरकार मानी भी है। मतलब फार्मिंग जो आप बात कर ही रहे थे, किसानों के आंदोलन से ये बात तो निकल के आई है, और कोविड-19 में निकल के आई है। बताइए कि जहाँ पे लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, वो साल भर यहाँ पे रहे, एक शांतिपूर्ण आंदोलन उन्होंने किया। सरकार ने पता नहीं क्या क्या नहीं किया उनको बदनाम करने के लिए, उसके बावजूद टिके रहे, और आखिरकार मोदी जी ने उसको मजबूर होके इनको विड्रॉ, रिपील करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि सरकारें जितना जल्दी समझे उतना बेहतर, नहीं तो फिर लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है, या बनेंगे या मजबूर होंगे ही वो, कि कितने शांतिप्रिय तरीके से अपनी मांगों के लिए, या अपने मानवीय सूचकांक के लिए, या अपने मानवीय विकास के लिए, या अपनी रोजगार के लिए, या अपनी कृषि की विकास के लिए लड़ेंगे। और मुझे लगता है जीतते भी हैं, और ये एग्जाम्पल उसका है ही, जो हमें एक तरह से किसान आंदोलन से मिला है। आपने चलते चलते मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जो आपने कहा कि अगर डिस्ट्रैक्शन होगा कम्युनिटी में, देश में, दुनिया में, तो उसमें ऐसा नहीं है कि केवल गरीब आएंगे या अमीर आएंगे। राहत इंदौरी जी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और एंड ऐसे करेंगे कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। शुक्रिया नरेंद्र। बहुत बढ़िया।